मेष लगन चंद्रमा सप्तम भाव में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे मेष लगन में चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि पाठ का नियम है, मेष लगन होने से तुला राशि सप्तम भाव में आएगी और तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, जिसका स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त है, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण, उसका स्वामित्व राहुदेव को प्राप्त है, विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। नवमांश पे चलते हैं सॉरी नवमांश में अगर तुला राशि पे चंद्रदेव 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के ही नवमांश में रहेंगे और देव नवमांश है। सबसे बड़ी बात वर्गोत्तम नवमांश है, तो यहाँ पे चंद्रमा कुछ विशेष बली हो जाते हैं। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, फिर 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेंगे, फिर 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेंगे और 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेंगे, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अब तीन नवमांशों का अलग अलग महत्व होता है। पहला नवमांश देव है, फिर दूसरा मनुष्य, फिर तीसरा राक्षस, फिर वापस देव, मनुष्य, राक्षस, ऐसे ही करते ये सर्कल में चलते रहते हैं 9 नवमांश तक। तो उन नवमांशों का जो महत्व है, मनुष्य, राक्षस, देवता, उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो हमारा बना के दिया हुआ है कि नवमांश में देव, मनुष्य और राक्षस का क्या मतलब होता है। तो उसको आप जाके सुन ले, डिटेल में बताया गया है और सब चीज़ों को एक ही पाठ में बताना संभव भी नहीं है। आप भी जानते हैं इतना बड़ा वीडियो बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम कोई लिखा हुआ पाठ आपको कभी नहीं देते हैं। जिस समय में पाठ बनाते हैं उसी समय में जो कुछ बोलना है उसके विषय में, और उसी अनुसार आपको ये भी बताते हैं साथ में कि पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ रहता है लेकिन अभ्यास में ऐसा भी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक पुस्तकों की बात है, अगर आप अलग अलग विद्वानों के अलग अलग पुस्तकों का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक ही योग या एक ही ग्रह सेम जगह प्लेस होके अलग अलग विद्वानों ने बहुत जगह अलग अलग फल बताया गया है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र से शुरू से जुड़े हुए हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं या प्रिडिक्शन लेवल में भी है, तो भी जब हम लोग पुस्तकें उठा के देखते हैं, अब उसके हिसाब से क्या ये मान लिया जाए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है? नहीं, कोई गलत नहीं है, सब भी सही है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ बताया गया है कि फलादेश करते समय आपको जातक की परिस्थिति, उसका कुल, उसके संस्कार और उसकी वर्तमान परिस्थिति और कौन सी जगह में वो निवास कर रहा है वहाँ की परिस्थिति, उसको देख के ही आपको फलादेश बोलना चाहिए। यही नियम है और ये सार्वभौमिक नियम है। आप उसको मानो या मत मानो, एक ही जगह में एक ही समय में पैदा हुए जातकों का भाग्य अलग अलग हो सकता है। कारण सबसे बड़ा आता है संस्कारों का, सबसे बड़ा परिवार का, रहन सहन का, सबसे बड़ा कौन सी शिक्षा किसके द्वारा कैसे आपने प्राप्त की है, सबसे बड़ा आता है कि कहाँ पे आप पले बड़े हैं और किन की संगत आपको ज़्यादा मिली है। तो उसी अनुसार उन ग्रहों का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। पंच तत्वों से शरीर बना है और उन्हीं तत्वों का समावेश ग्रहों के अंतर्गत आता है। बहुत से वीडियो हमने सुने हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि इस तत्व का अधिपति ये ग्रह है। नहीं, गलत प्रिडिक्शन हो रही है। एकदम साफ शब्दों में मना करते हैं, कोई तत्व का अधिपति कोई ग्रह नहीं हो सकता। किसी ग्रह में इतनी पावर नहीं है कि वो तत्व का स्वामित्व प्राप्त कर ले। तत्व का स्वामित्व केवल परमपिता परमेश्वर के पास है और उसी के अंडरटेकिंग में ये ग्रह रहते हैं। तत्व उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे पंच तत्वों से शरीर बनाया, आपके अंदर भी सब तत्व है। तो क्या आपको उन तत्वों पे स्वामित्व प्राप्त हो गया? नहीं। जिस दिन तत्व पे जिस भी मनुष्य का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा उस दिन वो मनुष्य परब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो ये हमारा ये बात बताने का कारण केवल इतना ही था कि बहुत सी भ्रामक जानकारियाँ यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बताई जाती है, तो उनको अपने लेवल पे, अपने विवेक और बुद्धि से समझे।
ग्रह आपको फल वो ही देते हैं जो हम लोगों को प्रारब्ध के द्वारा जो फिक्स भोग कर्म है जो लेके आए हैं, उसी के अनुसार आपकी जन्म कुंडली बन गई, वो सब चीज़ें आपको भोगनी है। लेकिन भोगनी किस लेवल पे है, किस तरह से है, वो चलित जो ग्रह गोचर चेंज होते हैं, चंद्रमा के अनुसार जो ग्रह प्लेसमेंट चेंज होता है, दशाएं महादशाएं आती है, उसके अनुरूप और वर्तमान में जो कर्म आप कर रहे हैं उनके अनुरूप उन फलों में परिवर्तन आता है। भोगना वैसे ही है, जो लिखा है वो भोगना ही है, लेकिन वर्तमान के कर्म या वर्तमान के आपके काम कुछ इस तरह से है कि आपने अपना विल पावर या एरो इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि दुखों का समय में भी आप डिगते नहीं हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है स्थान आपका करने का, वर्तमान का कर्म और आपके संस्कार। जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा मेन इफेक्टिव यही रहते हैं। एक ही कुंडली में अलग अलग फलादेश होता है, उसका मेन कारण यही है। आगे बढ़ते हैं अंश बल में। तुला राशि में अगर चंद्रमा 6 अंश तक है तो बाल्यावस्था में रहेंगे, और 12 अंश तक है तो कुमारावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे और 30 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे। अंश बल का महत्व इतना ही है कि आपका कुमारावस्था में कोई भी ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा बलवान होता है और संपूर्ण फल देने के लिए वो रेडी रहता है। लेकिन वो उसी अनुसार इस अंश बल में जो बताया गया है, मान लीजिए कि 6 अंश तक या 30 अंश, 24 अंश के बाद में 30 अंश तक अगर आपका कोई ग्रह है तो वो बाल्यावस्था या मृतावस्था में रहेगा, तो क्या वो फल नहीं देगा? नहीं। यही तो ज्योतिष का एक सबसे बड़ा मेन जो आप बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन में यहीं पे आके मिस्टेक होती है। वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्न के अंश कितने हैं और लग्न का स्वामी कौन से अंशों पे है और उनके समकक्ष कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको मतलब समझना कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रख ले, कारकों का ध्यान रख ले, ग्रह के कारक तत्वों का ध्यान रख ले, आपकी कुंडली में भावों के कारक तत्व का ध्यान रख ले, राशियों का या नक्षत्रों के विषय में थोड़ी बहुत भी अगर हम लोग जानकारी कर ले, तो बहुत कुछ हम लोग अपने आप में परिवर्तन करके उन गलत चीज़ों से जो मिलनी चाहिए थी उनसे हम लोग दूरी बना सकते हैं। दूरी बनाने का मतलब यही है कि जिस समय में वो पीरियड आएगा, आपकी विल पावर या आपकी स्टेमिना इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी कि आप उसको भोग के आराम से निकल जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि जब पीड़ा आती है तो आदमी विल पावर और सब कुछ डाउन होने की वजह से उस पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी विश्व की पीड़ा समझने लगता है कि इससे कोई नहीं निकल सकता। जबकि हर आदमी पीड़ा भोगता है, जिसका भी जन्म इस संसार में हुआ है, चाहे जीव रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे कोई जानवर या पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे कीट पतंगों के रूप में हो, वो फल या वो पीड़ाएं सभी भोगते हैं, चाहे कोई धनाढ्य हो चाहे कोई गरीब हो। लेकिन सबके ऊपर उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। अगर सप्तम स्थान में आपके चंद्रदेव विराजमान है तो सप्तम स्थान को आप ये समझना पड़ेगा कि मेष लगन में और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दोनों में चतुर्थ का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। तो जब चतुर्थ का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और अपने स्थान से चतुर्थ जाके विराजमान होते हैं, मतलब केंद्र से केंद्र में जाके विराजमान होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने भोगों के संबंध में, शारीरिक भोगों के संबंध में और तुला राशि में बैठने की वजह से और भी ज़्यादा भोगों के संबंध में आपको बहुत बड़ी प्रेरणा और आपके मन को हमेशा उस लाइन में वो घुसाते रहेंगे, आप उसमें जाते रहेंगे, हमेशा उस विषय में ही सोचेंगे। अपने मन को व्यवस्थित करना, अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होता है। ये है पुस्तकों का प्रिडिक्शन, जो हर पुस्तकों में ये बातें बताई जाती है कि सप्तम स्थान में अगर चंद्रदेव विराजमान हो और अगर शुक्रदेव भी बली हो तो आदमी अपने विषय भोगों के संबंध में बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में इंटेंगल होते जाता है। तो क्या ऐसा ही फल होता है? नहीं, नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चित्रा नक्षत्र तीसरा और चौथा चरण, मतलब 6.40 डिग्री तक अगर चंद्रमा अगर आपके सप्तम स्थान में विराजमान है तो वो चित्रा नक्षत्र के अंदर रहेंगे और चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है और आपके लग्न का स्वामित्व भी मंगल देव को प्राप्त है। अब अगर कहीं से
मंगल देव बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अपने लगन को। मंगल देव अच्छे योग कारक है, तो इन सब चीज़ों पे वो अंकुश लगा देंगे। वो आपके दिमाग को अपने कामों की तरफ, अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ, और बहुत ही मतलब आज्ञाकारी समझ लो आप, चाहे बहुत ही अच्छे खानदान की स्त्री या पुरुष जिनके भी कुंडली में चंद्रमा है और मंगल देव का योग अच्छा है, तो अच्छी जगह में शादी, अच्छा पार्टनर या बिजनेस के संबंध में अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी, तो ये सब चीज़ों की बहुत अच्छी प्राप्ति आपको करवाते हैं। लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र में, तो फिर यहाँ पे आपके मन को और मन के द्वारा आपके मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला योग बनता है। अब यहाँ पे राहु देव विराजमान होने से आपको ये देखना पड़ेगा कि गुरुदेव की अगर दृष्टि पड़ रही है कहीं से भी बैठ के चंद्रमा के ऊपर, या गुरुदेव त्रिकोण भावों में बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे चंद्रमा बहुत कुछ कंट्रोल होता है। उसके बाद में अगर विशाखा नक्षत्र में आपके चंद्रदेव आ रहे हैं सप्तम स्थान में, तो यहाँ पे सब सुखों की प्राप्ति करवाएंगे, चाहे आपके ससुराल से संबंधित हो, चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित हो, अच्छी स्त्री या पुरुष के साथ विवाह होने से संबंधित हो। सातवें स्थान के जितने सुख बोले जाते हैं वो सब आपको 20 डिग्री से लेके आपको 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, अगर आपके चंद्रमा तुला राशि में है सप्तम स्थान में, तो विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत रहेंगे। तो यहाँ पे चंद्रदेव हर चीज अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के द्वारा हर मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत ही अच्छी लाइफ, जिसको बोला जा सकता है कि इस आदमी के पास सब सुख है। और सबसे बड़ी बात है कि तुला राशि को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि तुला राशि का जो चिन्ह है तराजू का, और इसको न्याय से संबंधित भी जोड़ा जाता है। तो अगर इस जगह में अगर आपका चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में विराजमान हो, तो आदमी हमेशा सही चीज का पक्ष लेता है। आदमी हमेशा बोलते समय 1000 बार सोचता है कि मेरे शब्दों से कोई ऐसी बातें नहीं निकले जिससे सामने वाले का कोई नुकसान हो या सामने वाला मेरे को खराब समझे। ये कोई भी काम करता है उस काम की पहले से प्रिडिक्शन कर सकता है। इतना ज़्यादा मतलब इनके अंदर बुद्धि और विवेक का बल होता है कि हर चीज़ को पहले से प्रिडिक्शन करके ये लोग रेडी रहते हैं कि इस चीज़ में मेरे को यहाँ पे नुकसान हो सकता है और यहाँ पे फायदा हो सकता है, और उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जो इनके पावर को या उनके द्वारा अपने पावर को ये आगे बढ़ा सके, अपनी उन्नति के लिए हो, अपने परिवार की उन्नति के लिए हो, अपने सुख संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हो। तो सबसे अच्छा चंद्रमा का अगर योग होता है तो विशाखा नक्षत्र में अगर तुला राशि में है। हालांकि बहुत सी पुस्तकों में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, लेकिन नक्षत्रों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसा कि इस चैनल में नक्षत्रों के बारे में बहुत पाठ दिए हुए हैं हमारे, और आज भी कंटिन्यू हम देते रहते हैं, लेकिन उसके साथ लग्नानुसार भी ग्रहों को समझने के लिए नक्षत्र लगाने का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? अब इनको स्थान बल नहीं मिलेगा क्योंकि अपने अष्टम स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो वो योग इनके साथ नहीं होगा, तो वो क्या बहुत खराब हो जाएंगे। कल अष्टम स्थान में भी आगे की प्रिडिक्शन करेंगे हम लोग। तो हर जगह कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच हो, ऊंच हो, स्थान बल से हीन हो, अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह का आपको खराब फल मिल रहा है तो किसी का अच्छा भी मिलता है। बैलेंस हमेशा आदमी के जीवन में रहता है, और किसी का बहुत खराब अगर मिलना है तो वो उस समय मिलता है जब उसकी दशा, महादशा और अंतरदशा हो। लेकिन अगर उसके पहले जो आपका ग्रह बहुत अच्छा फल दे रहा है उसको और ज़्यादा अगर आप मजबूत कर ले, क्या होता है जन्म पत्री में जब कोई ग्रह आपका खराब फल दे रहा है या कोई नीच स्थान में है, कोई गलत स्थान में है, से आपका वृष लग्न में शनि अच्छे भावों का मालिक होके नीच स्थान में 12वें में बैठ गए, आपको नीलम पहना देंगे। भाई कुछ तो रहम करो अगले के ऊपर। वो क्या क्या नुकसान कर सकता है नीलम, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। मेष राशि पे शनिदेव बैठने से क्या क्या नुकसान करेगा वो, और ज़्यादा बलवान अगर उसको कर दिया। तो स्टोन के विषय में ऐसे भी हमारा जब हमने ये सब पाठ चालू किए थे, हमारा एक वीडियो दिया हुआ है, उसको जाके सुन ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ तक हो सके अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करें कि ग्रहों का फल तो मिलेगा ही, ये मान के चलिए। आप कुछ भी कर ले, जो फिक्स है वो मिलना ही मिलना है।
आपके पास वर्तमान में कर्म करने की छूट भगवान के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, सबके द्वारा प्राप्त है। आप अपने कर्मों को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो छूट भी आपके पास प्राप्त है। तो अपने दिमाग को बढ़िया से, अपनी बुद्धि विवेक को यूज करके उन कामों को कीजिए जिससे आपकी विल पावर बढ़ती हो, जिससे आपके परिवार में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हो, आपके परिवार के सम्मान में वृद्धि होती हो। तब उन खराब ग्रहों का फल भी बहुत कुछ इजीली भोग के इंसान अपने जीवन की नैया को आराम से पार हो सकता है। जो भी हम लोगों के पूर्वजों ने ज्योतिष का ज्ञान दिया है, उन लोगों ने भी कभी ये नहीं बोला है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो खत्म हो जाएगा, ये काम कर लो, आप इस मंत्र का जाप कर लो। वो उन्होंने यही बोला है कि आप अपने आसपास विल पावर का एक ऐसा एरो बना सकते हो जिससे जो भी पीड़ा आपको आती है उस पीड़ा से आराम से आप भोग के, निकल के और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष के बारे में या और कोई विषय के बारे में आपकी भी अगर कोई इच्छा है, कोई दूसरे विषय को सुनने के लिए जो ज्योतिष के अंतर्गत आता हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक पाठों की बात है और पाठ के विषय में अगर कोई चीज़ आपको अलग से पूछनी है तो भी कमेंट कीजिए, 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।